नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान का मॉडल पेपर अपना ये 11वां है, जिसमें बिल्कुल 30 प्रश्न रहेंगे जैसे अपने रीट की परीक्षा में आते हैं। बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आपको ये पेपर दिलवाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार का स्तर रखा गया है और किताबें अपने राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी की किताबों से मिला करके पेपर बनाया गया है। निश्चित ही आपको फ़ायदा साथियों देगा। ठीक है। अब जो साथी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब वीडियोस देख लेते हैं उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि साइंस के लिए भविष्य में बहुत सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पे आने वाली हैं। और भविष्य की बात करूँ तो साथियों 24 फरवरी को जो मेरा जन्मदिन है, उस दिन आपके लिए बड़ा अनाउंसमेंट ज़रूर करने की कोशिश करूँगा साइंस वाले बच्चों के लिए। तो निश्चित ही साइंस के लिए बहुत शानदार मैटर आपको यहाँ पे मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के अपने टेस्ट को। पहला आपका प्रश्न है, अमोनिया है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या सारी चीज़ें, उपर्युक्त सभी। तो देखिए साथियों, अमोनिया जो है वो आपका क्या है, यौगिक है। अमोनिया को अपन लिखते हैं NH3। इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो और यौगिक का अपना जो है वो फॉर्म, आप एक प्रकार से डेफिनेशन देखें वो क्या होती है कि दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु जो हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में अगर मिले तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाता साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस गलत हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप मानिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि पेट्रोल के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है आयोडीन, नेफ्थलीन, नौसादर या वैसलीन। तो देखिए, पेट्रोल के प्रभाजी आसवन से वैसलीन को प्राप्त किया जाता है। बाकी आयोडीन, नेफ्थलीन और नौसादर ये ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है एक प्रकार से इनका शोधन जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि से इनका जो है शुद्धिकरण किया जाता है, जबकि वैसलीन को पेट्रोल के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि कैथोड किरणों के लिए असत्य कथन है। 1, यह सीधी रेखा में गमन करती है। 2, यह धन आवेशित कणों से बनती है। 3, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। और 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, कैथोड जो किरणें होती हैं, हम सब लोग जानते हैं उस कैथोड जो किरणें होंगी वो ऋणावेशित कणों से बनती हैं। तो धनावेशित कणों से बनती हैं, ये बिल्कुल गलत कथन है, असत्य कथन है। कैथोड किरणें हमेशा नेगेटिव किरणों से, ठीक है, ऋणावेशित कणों से बनती हैं। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है 2Mg + O2 और ये आपका 2MgO बना रखा है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है, एक प्रकार से देखें तो मैग्नीशियम धातु जो है उसमें क्या जुड़ रही है, आपकी ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहा जाता है साथियों, एक प्रकार से ऑक्सीकृत होना। क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत होना कहलाता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो मैग्नीशियम धातु यहाँ पे ऑक्सीकृत हो रही है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है। और यहाँ पे अगर बात करें अपन, देखिए अपचयित होने का मतलब है ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना यानी कि जिस धातु से ऑक्सीजन हटेगी उसका बोलेंगे कि वह धातु अपचयित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। पांचवा आपका प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। CH3OH, HCOOH और तीसरा ऑप्शन है CH3COOH और 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर क्या रहेगा, HCOOH। ये जो है वो आपका फॉर्मिक अम्ल कहलाएगा। ठीक है, बाकी CH3OH को अपन कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं, कास्ट स्प्रिट भी इसको बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और इसको CH3COOH को अपन एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर्मिक एसिड का आपका फॉर्मूला वो HCOOH आपका होगा, एसिटिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। और जो फॉर्मिक एसिड है उसको चींटी के डंक से भी प्राप्त किया जाता है, फॉर्मिक एसिड को, ठीक है। चींटी के डंक से भी साथियों अपन इसको प्राप्त करते हैं। तो चींटी के डंक से प्राप्त करने की वजह से इसको क्या कहते हैं, जो है वो फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि जो चींटी होती है आपकी उसको साथियों क्या कहा जाता है, फॉर्मिका कहा जाता है। चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। तो फॉर्मिका से ही निकला है फॉर्मिक एसिड, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है ना। फॉर्मिक एसिड इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि चींटी को फॉर्मिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। छठा आपका प्रश्न है कि स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। एक, पुरानी कोशिकाओं से नई नई कोशिकाओं का बनना। दूसरा, एक कोशिका का 2 कोशिकाओं में विभाजन होना। 3 है तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। और 4 है एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजित होकर के ऐसा होता है। तो स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो वो होता है साथियों तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो वो स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा, ठीक है। बाकी स्पाइरोगायरा के लिए मैंने आपको बताया कि स्पाइरोगायरा क्या आपका एक यूकेरियोटिक, ठीक है, यूकेरियोटिक शैवाल है, यूकेरियोटिक शैवाल है आपका। और ये आपका एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय, तो ये आपका बहुकोशिकीय शैवाल है, ठीक है। यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है आपका स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा साथियों। चलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होगा। सातवां आपका प्रश्न है कि पाचन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है। एक, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। दूसरा है मुख, ग्रासनली, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तीसरा ऑप्शन है मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलद्वार। और चौथा ऑप्शन है मुख, ग्रसनी, आमाशय, ग्रासनली, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो निश्चित ही सबसे पहले मुख होगा और अंत में होगा मलद्वार, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे दूसरी जगह यानी कि मुख के बाद कौन आता है, ग्रासनली आता है या ग्रसनी आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुख के बाद साथियों क्या आता है आपका, मुख के बाद आपके आएगी ग्रसनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो सही नहीं होगा, ठीक है भाई। ग्रासनली तो बाद में आती है और ग्रसनी के बाद क्या आती है, ग्रासनली आती है। और ग्रासनली के बाद क्या आता है, आमाशय आता है। आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलद्वार। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 जो वो बिल्कुल सही क्रम को यहाँ पे दिखाएगा। ऑप्शन 1 इसका उत्तर जो वो रहेगा। आठवां आपका प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। एक, इंसुलिन। 2, ग्लूकेगोन आएगा। और तीसरा है पेप्सिन। और चौथा है 1 व 2 दोनों। तो कौन सा हार्मोन जो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो निश्चित ही साथियों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा। 9वां आपका प्रश्न है कि निम्न में से असंक्रामक रोग है, हैजा, क्षय रोग, एलर्जी और टाइफाइड। तो देखिए साथियों असंक्रामक रोग होता क्या है, ऐसा रोग जो संक्रामक रोग क्या होता है और असंक्रामक क्या होता है, देखते हैं कि वायु, जल और एक प्रकार से स्पर्श से अगर रोग फैल रहा है तब तो कहलाएगा संक्रामक। वायु, जल, स्पर्श आदि से नहीं फैलने वाला जो रोग है वो क्या कहलाएगा आपका, नहीं फैलने वाला रोग क्या कहलाएगा आपका, असंक्रामक रोग साथियों कहलाएगा। जैसे आपका कैंसर है, कैंसर आपका क्या है, एक असंक्रामक रोग है, ठीक है साथियों। ये वायु, जल स्पर्श करने से नहीं फैलता। एड्स जो है वो भी असंक्रामक रोग है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे असंक्रामक रोग की इन तीनों में, तो हैजा निश्चित रूप से जल के द्वारा फैलता है, और क्षय रोग वायु के द्वारा, टाइफाइड ये भी जल और वायु दोनों के द्वारा एक प्रकार से संचरित होता है। लेकिन जो एलर्जी है वो आपकी असंक्रामक रोग है। एलर्जी जो वायु, जल या स्पर्श के माध्यम से नहीं फैलती है। ऑप्शन 3 इसका उत्तर रहेगा। असंक्रामक रोग पूछा तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां आपका प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ऑप्शन 3 है उपयुक्त दोनों में। तो बिल्कुल सिंपल है इसका उत्तर, तो ऑप्शन 4 है केवल मनुष्य तथा पाद कोशिकाओं में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो साथियों बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर रहेगा आपका 10 के प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग
जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। केंद्रक पाया जाएगा तो आप जो केंद्रक है वो आपका जो पाया जाएगा वो साथियों बिल्कुल एक प्रकार से झिल्ली युक्त जो है वो नहीं होगा, झिल्ली उसके नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है झिल्ली उसके चारों तरफ होती है, और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो साथियों रहेगा। चलिए आपका 11वां प्रश्न है कि पवित्र तुलसी है एक शाकीय पौधा, 2 झाड़ी, 3 वृक्ष, 4 वल्लरी पादप। तो पवित्र तुलसी जो है साथियों उसको किसकी श्रेणी में रखा जाता है? पवित्र तुलसी को शाकीय पौधे के श्रेणी में रखा जाता है, यानी बिल्कुल हाइट में छोटे होते हैं पौधे, तो ये आपके शाकीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों इसका रहेगा, यानी कि इसका एक प्रकार से शाकीय पौधे में जो इनका तना होता है इन पादपों का वो हरा तना होता है। ठीक है, तना कैसा होता है? हरा होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इनका तना जो वो कर लेता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन जाए कि किस प्रकार के पादपों का तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो शाकीय पौधों का भी करता है। ठीक है, तो तना हरा होता है इनका, कम ऊंचाई होती है, जैसे गेहूं है वो भी एक शाकीय पौधा है। गेहूं जो है साथियों, गेहूं का जो पौधा है या जौ का पौधा है वो भी एक शाकीय पौधा होता है। वही अगर बात करें झाड़ी की या झूप की तो ये लगभग 6 मीटर की ऊंचाई होती है ना, तना इनका भूरा होता है। और वृक्ष और आप जानते हैं, और वल्लरी पादप क्या होते हैं? यानी कि एक बेल की तरह, जो बेल के रूप में जो होते हैं पृथ्वी पर अपने ज़मीन पर अपन उगाते हैं तो बेल की तरह होंगे, वो वल्लरी पादप होंगे। रेंग कर आगे बढ़ते हैं, है ना, रेंग कर फैलने वाले। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा आपका, पवित्र तुलसी शाकीय पौधा है। 12वां प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार एक विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दूसरा, विद्युत प्रतिरोध तथा विद्युत विभव एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तीसरा, विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और चौथा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ओम का नियम क्या बोलता है? V प्रोपोर्शनल I, यानी V यानी विभवांतर जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसको अपन लिखते हैं V बराबर आपका IR। R यहाँ पे आपका क्या है? प्रतिरोध है एक, या फिर आप स्थिरांक भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, जिसको प्रतिरोध अपन बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो विभवांतर है वो धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन 3 सही होगा, विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका प्रश्न है कि एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट समय लगता है, तो शक्ति की गणना कीजिए। 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट या 20 वाट, कितनी शक्ति आएगी बताइए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए शक्ति जो होती है साथियों, शक्ति अपने को फाइंड आउट करनी है। अब शक्ति यानी पावर का जो सूत्र है वो क्या होता है? कार्य बटा समय। ठीक है, किसी निश्चित कार्य में किया गया निश्चित समय में किया गया कार्य एक प्रकार से शक्ति होगी, तो कार्य बटा समय जो है वो आपकी शक्ति होती है। अब यहाँ पे कार्य अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और साथियों जब अपन इस प्रकार से सीधा ऊपर उठाते हैं वस्तु को, ठीक है, तो निश्चित रूप से जो कार्य किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? mgh कार्य किया जाएगा। m क्या? वस्तु का द्रव्यमान जो कि 30 दे रखा है। g का मान अपन 10 ले लें, अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, और इनटू हाइट कितनी ले लेनी है अपने को? 2 मीटर, तो 2 ले लिया मैंने। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 600 जूल आएगा। ठीक है, 600 जूल क्या आ गया? कार्य आ गया आपका। और टाइम आपको क्या दे रखा है? ये आपके पास कार्य आ गया। टाइम आपको जो दे रखा है प्रश्न में वो 1 मिनट दे रखा है। अब अपने को सेकंड में इनको लेना होता है, अपने को पता है, तो ये 60 सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो शक्ति साथियों कितनी आ जाएगी यहाँ से? आपका कार्य कितना? 600, और समय यानी 60 सेकंड। 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 6 1, तो टोटल आ जाएंगे 10, यानी कि 10 वाट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10 वाट की पावर जनरेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश का वस्तु के किनारों से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? 1 प्रकाश का अपवर्तन, 2 प्रकाश का परावर्तन, 3 प्रकाश का विवर्तन और 4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्रकाश का विवर्तन। किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, ठीक है, अपारदर्शी यहाँ पे बोला जा रहा है साथियों, टकराकर प्रकाश का वस्तु के किनारों से, भाई एक अपारदर्शी वस्तु मान लीजिए अपन ने इस प्रकार से रखी है, यहाँ पे प्रकाश मान लीजिए इस प्रकार से टकराया, अब इसके आर पार तो जा नहीं सकता, अपारदर्शी है, तो ये किनारों से अपने को निकलता हुआ इस प्रकार से दिखाई देता है, इन किनारों से निकलता हुआ दिखाई देता है अपने को ये प्रकाश। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं साथियों प्रकाश का विवर्तन। तो निश्चित ही इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 जो वो इसका उत्तर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि उत्प्लावन बल के लिए सत्य है। एक, किसी वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल। 2, किसी वस्तु पर पानी के द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल। 3 है, द्रव्य का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल उतना ही कम होगा। और 4 है, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो रहेगा 1 नंबर, कि किसी वस्तु पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जो है वो मतलब उत्प्लावन बल कहलाएगा। तभी तो अपन पानी जो है, पानी की होद में से अगर अपन एक बाल्टी पानी निकालना चाहें तो निश्चित ही इस बाल्टी को रस्सी के द्वारा खींचने में अपने को कम जोर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पानी जो इस टंकी में इसके ऊपर बल लगाता है, ठीक है, इसके ऊपर नीचे से इस यानी कि इस बाल्टी पे नीचे से बल लगाएगा और ये आसानी से जो है वो ऊपर आ जाती है। तो उत्प्लावन बल जो वो ऊपर की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य नहीं करता है। और आगे लिखा है कि द्रव्य का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल उतना ही कम होगा। ऐसा नहीं है, द्रव्य का घनत्व ज़्यादा है तो उत्प्लावन बल भी ज़्यादा होगा। तो निश्चित ही इसका उत्तर जो वो ऑप्शन नंबर 1 जो वो इसका उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ठोस वस्तुओं में ऊष्मा संचरण की विधि है। ठीक है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? चालन, संवहन, विकिरण और उपरोक्त सभी। तो ठोस वस्तुओं में ऊष्मा संचरण की जो विधि रहेगी वो आपका सब लोगों को पता है कि चालन रहेगी। संवहन में जो है वो गैस और द्रव्य जो वो उनमें ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। और अगर कोई माध्यम नहीं है तो विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। बताना चाहूँगा कि देखिए, ठोस में कण जो है वो बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं। तो ये जो कण हैं इसमें जैसे अपन ऊष्मा देंगे तो एक कण से दूसरे कण की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा? ठोसों में कंपन के द्वारा, है ना। एक प्रकार से एक कण दूसरे को थोड़ा सा कंपन हो सकता है, या फिर एक कण दूसरे को ऊष्मा का मतलब एक प्रकार से ट्रांसफर कर देता है ऊष्मा को, है ना। इस प्रकार से ऊष्मा आगे बढ़ती जाती है। ठोस और जो गैस और द्रव्य उसमें कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं साथियों। इसलिए संवहन विधि में, यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के कण जो वो स्वयं चल करके ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे कण को करके आते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन संवहन विधि। ऐसा गैस और द्रव्य दोनों में होता है, क्योंकि इनके कण जो वो दूर दूर होते हैं और किसी भी माध्यम की आवश्यकता न हो तो वहाँ पे विकिरण विधि आप कीजिएगा। निश्चित एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। विकिरण विधि से बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो चालन संवहन से प्रश्न बन सकता है। चालन संवहन है क्या, शायद आप समझ पाए होंगे अच्छे से, बिल्कुल ईजी भाषा में। इसी प्रकार के प्रश्न देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, और वीडियो पूरा टेस्ट दिया करें, पूरा वीडियो देखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां आपका प्रश्न है, किसी पदार्थ को वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देगा। यानी कि किस पदार्थ को वायु में खुला रखने पर वह क्लोरीन गैस देगा? एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो NaOH तो नहीं देगा, क्योंकि NaOH में तो क्लोरीन है ही नहीं, कहीं पे NaOH तो नहीं होगा। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। तीसरा आपका विरंजक चूर्ण। और चौथा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaHCO3। ठीक है, वहीं अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो ये अपना साधारण नमक NaCl है। तो NaCl को तो अपन वायु में खुला भी अगर रख दें तो रखते भी हैं, तो क्लोरीन गैस की तो कोई व्यवस्था वहाँ पे होती नहीं है, तो इसका मतलब NaCl सीधी क्रिया वहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन अगर बात की जाए विरंजक चूर्ण की, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, इसमें जब अपन इसको रखते हैं अपने, तब क्या होता है साथियों? तब हमें जो वो क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आप सही उत्तर इसका लगाइएगा, और ऑप्शन 3 ये इसका आंसर रहेगा। RPS राजस्थान बोर्ड से लिया गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, वीडियो है।
तो वीडीयू जो है वो आउटपुट उपकरण है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि एक प्रकार से मॉनिटर, वो आपका आउटपुट उपकरण होगा। बाकी कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, माइक्रोफोन हुआ यानी माइक, माइक्रोफोन का मतलब माइक, ठीक है, माइक से आवाज़ अपन इनपुट करते हैं। तो ये सारे के सारे कौन से उपकरण हैं? इनपुट उपकरण हैं। अपने को आउटपुट पूछा इसलिए ऑप्शन 4 सही हो गया। 19वां आपका प्रश्न कि अग्निरोधी वस्त्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का, मेलामाइन का, बेकेलाइट का या पीवीसी का? तो प्यारे साथियों देखिए, अग्निरोधी वस्त्र बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग नहीं किया जाएगा। टेफ्लॉन का उपयोग किसमें करते हैं? जो बर्तन होते हैं या सॉस की जो बोतल आती है उसके अंदर एक परत लगी होती है, उसको अपन टेफ्लॉन बोलते हैं, ताकि जो सॉस वगैरह है वो अंदर चिपक के ना रहे, तो वो टेफ्लॉन की परत होती है। मेलामाइन जो है वो उसका साथियों अपन उपयोग करते हैं अग्निरोधी वस्त्र बनाने में, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। बेकेलाइट का उपयोग आप सब लोग जानते हो कि कुकर वगैरह के आपके हत्थे हो गए, अपनी विद्युत के स्विच हो गए, ये बेकेलाइट से बनते हैं। पीवीसी से अपन पाइप वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 इसका आंसर रहेगा, अग्निरोधी वस्त्र यानी मेलामाइन से बनाए जाते हैं। 20वां आपका प्रश्न है कि पृथ्वी की जुड़वा बहिन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध को? तो साथियों पृथ्वी की जुड़वा बहिन के नाम से जाने जाने वाला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। 21वां प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ की फसल है तिल, जौ, गेहूं, मटर? तो देखिए साथियों, अभी फिलहाल जौ बोया हुआ है, गेहूं बोई हुई है, और ये दोनों रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी होगी अगर ये दोनों एग्जाम्पल के आपके खरीफ की रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं? तो देखिए साथियों, इसका प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तिल जो है आपका वो खरीफ की फसल है। बाकी मटर भी अभी आ रहे हैं तो ये भी रबी की फसल हुई, लेकिन तिल जो है वो आपका खरीफ की फसल में आएगा, ठीक है। बाजरे के साथ, जैसे गंवार के साथ ये होता है, तो तिल जो है आपका आंसर रहेगा, और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा। 22वां आपका प्रश्न है कि मिट्टी जिसके कण बड़े, हल्के तथा शुष्क होते हैं कहलाती है? दोमटी मृदा, बलुई मृदा, मृणमय मृदा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, बलुई मृदा में कण बड़े होते हैं, हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं। 23वां प्रश्न है कि कौन सी गैस लाइकेन पादप को मार देती है? ये प्रश्न कल मैंने साथियों आपको जो है आपकी यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में डाला था, जिसका आंसर आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने आंसर भी किया इसका, और आपको मैं बताना चाहूँगी ज़्यादातर लोग जो है वो एक प्रकार से पक्ष में थे कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के पक्ष में बहुत सारे लोग चले गए, एक बार वोटिंग स्टार्ट हुई और कार्बन मोनोऑक्साइड के पक्ष में ज़्यादातर लोग गए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है साथियों जिसके संपर्क में आते ही लाइकेन जो है वो पादप मर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर एक प्रकार से किताब में साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड के मतलब पहचान के रूप में या एक प्रकार से टेस्ट के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं? लाइकेन पादप को काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 सही रहेगा, ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चैनल से अगर आप लोग जुड़े रहेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। किताब का प्रश्न साथियों जो लगभग लोगों ने गलत किया, तो ऑप्शन 3 आप यहाँ पे सही उत्तर मानिएगा, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न है कि परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक या चौथा ऑप्शन भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक? तो परिभाषित करना सीधी सी बात है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होगा, ऑप्शन 3 इसका उत्तर रहेगा। 25वां प्रश्न है कि विश्लेषण विधि से ज्ञात किया जाता है छात्र की क्रियाशीलता, समस्या का हल, 3 छात्र असंतोष और चौथा छात्र रुचि। तो विश्लेषण विधि से समस्या का हल ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, खेल एवं मनोरंजन विधि, और 4 है अनुसंधान विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की सबसे बढ़िया विधि अगर जो मानी जाती है वो साथियों मानी जाती है आगमन विधि, यानी कि इसमें अपन अवधारणाओं को पहले नहीं बताएंगे, यानी नियमों को इसमें पहले नहीं बताते, अपन पहले इसमें क्या देते हैं? एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। एग्जाम्पल से फिर नियमों की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 साथियों उत्तर रहेगा, आगमन विधि। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान शिक्षण में नवाचार कहे जाते हैं? 1 अभिकर्मित अनुदेशन और अनुत्क्रमणीय शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण,
और दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण और समूह शिक्षण, तीसरा 1 व 2 दोनों, और 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नवाचार, ठीक है, नवाचार जो यानी कि नई चीज़ें शामिल करना। भाई शिक्षा में जैसे मैं क्लास में रोज़ जाता हूँ और पाठ्य पुस्तक से मैं पढ़ा के बच्चों को समझा के गणित के प्रश्न और विज्ञान के जो बेसिक एक प्रकार छोटे मोटे प्रयोग करके समझा के अपन पढ़ा के आ जाते हैं, वो बेसिक तरीका हो गया। लेकिन साथियों अगर मैं क्लास में टेबलेट लेकर के चला जाऊँ या लैपटॉप लेके चला जाऊँ और उस पर बच्चों को वीडियोज़ दिखाऊँ, ठीक है, घर्षण बल वाला टॉपिक इस प्रकार से बच्चों को कहानी के रूप में बताया जाए, ठीक है, जिसमें एक लड़का एक लड़की भाई बहन अपनी माँ के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ वीडियो जब दिखा के पढ़ाए जाएंगे तो निश्चित ही बच्चों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ऐसा मैं करता भी हूँ साथियों, काफ़ी सारा फायदा होता है बच्चों को, और जो मुझे भी हेल्प मिलती है इसमें, लेकिन बहुत फ़ायदा होता है, वास्तविक रूप से फ़ायदा होगा। तो ये जो चीज़ है ये किस में आएगी, नवाचार में आएगी। और ऐसे नवाचार अपने को करते रहने होंगे, और करते अगर रहेंगे तो निश्चित ही बच्चों को फायदा होगा। तो साथियों यहाँ पे जो आपका आंसर आप क्लिक कीजिएगा वो ऑप्शन नंबर 3 कीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण और समूह शिक्षण बिल्कुल नई चीज़ें हैं, नवाचार है। और अभिकर्मित अनुदेशन और अनुकरणीय शिक्षण जो है वो भी नवाचार के अंतर्गत ही आएगा। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर रहेगा। 28वां प्रश्न है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समाज का विकास करना चाहते हैं। इसके लिए आप 1 उन्हें वैचारिक संकीर्णता को दूर रखेंगे, 2 उनमें वृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं अभी तक की। तीसरा उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा साथियों। 29वां प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि 1 उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, 2 उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, 3 उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, और 4 है उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देख सकें। तो यहाँ पे आपका आंसर आप जो सही करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की जो संज्ञानात्मक वैधता है, ठीक है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उसके उनको जो पूरे करने वाली जो चीज़ें उसको, मतलब एक टेस्ट जो अपन जिस उद्देश्य के लिए अपन ने वो टेस्ट बनाया और वो उद्देश्य पूरा हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेद परीक्षण, ठीक है। तो संज्ञानात्मक वेधता का क्या मतलब है भाई, संज्ञानात्मकता अपना एक उद्देश्य है पाठ्यचर्या में, तो पाठ्यचर्या कुछ इस प्रकार की हो कि जिससे अपने संज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो निश्चित ही वो पाठ्यचर्या जो वो आयु के अनुसार होनी चाहिए, आयु अलग अलग होगी तो निश्चित रूप से पाठ्यचर्या में अपने को बदलाव करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे साथियों सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए 30वां प्रश्न कि विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्यों से संबंधित होंगे। विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्यों से संबंधित होंगे। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो साथियों इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, कौशल। देखिए चित्रों से संबंधित चीज़ें हैं और निश्चित ही बनाना सीखता है या नहीं, ये सारी चीज़ें कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आप सही कीजिएगा। और साथियों 30 प्रश्न इसके साथ ही कंप्लीट होते हैं और 11वां मॉडल पेपर अपना संपन्न हो गया। कल 12वां पेपर भी आ जाएगा। इस पेपर में आपके 30 में से कितने नंबर आए कमेंट करके बताइएगा। पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई कमी लगी तो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्यों पसंद नहीं आया। इसके अलावा साथियों चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें। और साथियों इसी प्रकार का मैटर आपके लिए आगे भी लेकर के आता रहूँगा। बहुत शानदार शानदार चीज़ें साइंस के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगी। राजस्थान बोर्ड की किताब का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, लगभग सारे प्रश्न कर लेंगे। तो परीक्षा में जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जाना पहचाना प्रश्न है, आराम से आप उसको कर पाओगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।